आराम से कॉपी पेंसिल ले लो और जहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे बनाओ नोट्स। चलो शुरू करते हैं। अभी क्विकली रिकैप करते हैं पहले गजनी वाला जो हमने देखा था, सो दैट कि उस पे आ जाएंगे हम लोग। तो ये तो हमने सारा पढ़ लिया था। अभी इसको थोड़ा सा मैंने ग्राफिक्स चेंज करा है कि 1009 में क्या होता है ना कि गजनी का प्लान बनता है इंडिया में, इसमें भारत में आक्रमण करने का। हालांकि उसके हमले तो पहले से स्टार्ट कर दिए थे उसने। फिर उसको आना है भारत में, और त्रिगर्त में कांगड़ा में उसको आके उसने सुना है कांगड़ा के बारे में और वो करना चाहता है हमला। पर उसके बीच में प्रॉब्लम आती है। ओहिंद हिंदू शाही, जो मैंने आपको बताया था ना, हिंदू शाही जो स्टेट है उसके राजा हैं ब्रह्मपाल और उसके अनंतपाल। ये क्या है कि अड़चन है, तो इसको करना पड़ता है, इनके साथ युद्ध करता है और युद्ध में जीत जाता है। फिर ये क्या है कि 1009 में ये आ जाता है यहाँ पे कांगड़ा में बहुत सारी संपत्ति लूटता है और वहाँ से लगभग 21 में से 8 कुएँ लूट के ये वापस चला जाता है गजनी, और वहाँ पे अपने पोते को छोड़ देता है एंड गैरिसन की वहाँ पे जो है, भैया तुम्हारा अब सेटल हो गया, तुम यहाँ पे रहो, इस खजाने को संभालो और तुम्हारा चिल मारो। मतलब ये चला जाता है वापस लूट के कहाँ पे, गजनी में। अभी इसके दिमाग में एक और बात है ना कि इसको जो ओहिंद राजा थे उन्होंने इसको रोका था, तो ये क्या करता है कि बोलता है इनका काम ही तमाम कर देते हैं। गजनी वापस जाता है। उसके बाद ये लगभग 1026 में जो हिंदू शाही का जितना भी एरिया था उसका कब्जा कर लेता है। तो मतलब सभी को ख़त्म कर देता है ये, मतलब उनका अधिकार, जो क्षेत्र है उनको अधीन कर लेता है। उसके बाद 1009 से 1043 तक क्या है कि ये रहता है, कांगड़ा का किला रहता है मौदूद के पास में। फिर माता ब्रजेश्वरी देवी उसके महिपाल के सपने में आती हैं और फिर महिपाल इसको छुड़ाता है। लगभग 51-52 तक ये मतलब 51 तक ये जो किला है वो स्वतंत्र रहता है। फिर गजनी का पुत्र है अब्दुल रशीद, वो फिर से इसको छुड़ा लेता है। बाकी दो मतलब 1060 में राजा जयदेव जो कांगड़ा के राजा हैं वो इससे फिर से अलग करवा लेते हैं, और 1060 में ही एक इब्राहिम गजनी करके कांगड़ा पर आक्रमण करता है। बट वो कांगड़ा किले पे तो आक्रमण नहीं करता है, बट जो जलंधर का एरिया था वो कांगड़ा से अलग करवा लेता है, और तब से जो ये एरिया है जलंधर का वो कांगड़ा से अलग ही है। ठीक है, और सब कुछ ठीक है। फिर 1170 में तो जस्मा बन जाती है, पूर्व चंद जस्मा रियासत बना लेते हैं। ये हमने सारी बातें कर ली थी पिछली बार। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सेंटर में क्या चल रहा है। सेंटर मतलब कि दिल्ली में भी तो क्या होता था ना कि दिल्ली में सेंटर, एक पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुग़ल थे, राइट। सो तो यहाँ के जो लोकल राजा थे वो कभी अधीन होते थे दिल्ली के, कभी अधीन नहीं होते थे। तो उस संदर्भ में आपको देखना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत है 1206 में गुलाम वंश के साथ शुरू होती है और लगभग लोधी वंश के साथ 1526 में ख़त्म होती है। हिमाचल के उसमें देखना है तो आपके उसमें तुगलक वंश जो है इम्पोर्टेंट है और मुग़ल वंश जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी लोधी वंश या इनमें से छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। अगर सेशंस में नहीं करेंगे तो एंड में जो आपको क्वेश्चनियर देंगे, क्वेश्चनियर नहीं, जो एक एमसीक्यू का एक सेशन अलग से रहेगा, उसमें हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। सो बी बोलने का मतलब बी श्योर, सब कुछ कवर कर दिया जाएगा आपको इन एपिसोड्स में। ओके, चलिए अभी बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था, सॉरी तुगलक वंश की बात कर रहे हैं, वो 1320 से 1314 तक रहता है, 1414 तक, काफ़ी लंबा टाइम है। और इसमें एक राजा आता है, एक शासक आता है 1525 में, 1325 में सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये रहता है लगभग 1351 के करीब तक रहता है। ये कुछ खास हिमाचल में इसके टाइम में होता नहीं है, बट इसके टाइम में एक ही है कि ये लगभग 1337 में कांगड़ा पे हमला करता है और किले को कैप्चर कर लेता है। ऐसा कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में है कि हमला ही करता है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि जब इसने हमला करा था तो कांगड़ा के जो राजा थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कांगड़ा के जो राजा थे वो पृथ्वीचंद थे। ठीक है, बुक्स में कहीं में कैप्चर कर लेता है, कहीं में नहीं करता है, वो अगर क्वेश्चन जैसा भी रहेगा। बट 1337 याद रखिए और मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिए। उसके बाद जो है एक बड़ा दूसरा शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसने बहुत नाम कमाया एक्चुअली। दिल्ली सल्तनत में बहुत नाम कमाया उसने, बट हिमाचल में उसने अपना जितना भी रेपुटेशन था वो ख़राब कर दिया। उसकी एक प्रॉब्लम थी,
ये जो तुगलक था ना, फिरोज शाह तुगलक, ये हिंदुओं के बहुत अगेंस्ट में था। और सबसे बड़े हैरानी की बात पता क्या है, इसकी जो माता थी वो एक हिंदू थी। इसको यही डर था कि मैं हिंदू माता से पैदा हुआ हूँ, तो मतलब हो सकता है कि लोग मेरे को कल ऐसा बोलेंगे कि हिंदुओं के प्रति ज़्यादा दया भाव रखता है। तो ये हिंदुओं की ना हर कुछ उन पे निर्दयता करता था, क्रूरता करता था। और यही बंदा था कि जिसने हिंदुओं पे, जो ब्राह्मणों पे भी जो है वो कर वगैरह, जजिया जैसे जैसे कर लगाए थे। तो ये हमेशा इस्लाम को के प्रति बहुत वो बन के रहना चाहता था, राइट। इसी इसमें क्या किया इसने कि जैसे को तैसा, इसके टाइम में ही कांगड़ा रियासत के एक राजा थे, राजा रूपचंद। अब रूपचंद जी का क्या है ना कि उनको भी बहुत वो है कि यार ये आते हैं खजाना लूट के ले जाते हैं, हम लोगों ने इतना, हमारे पुरखों ने इतना वो किया है, राइट। ब्रजेश्वरी माता को लोग चढ़ाते हैं और ये आते हैं लुटेरे लूट के चले जाते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि ठीक है, जैसे को तैसा उन्होंने भी क्या किया कि जो ये मुस्लिम आक्रांता हैं या जो भी इनके नियर एंड डियर हैं उनको लूटना स्टार्ट कर दिया इसने। और तब दिल्ली में तुगलक है। तो ये लूटते लूटते अभियान, दिल्ली अभियान में चले जाते थे, दिल्ली तक जाएंगे लूट के, फिर वापस कांगड़ा में आ जाएंगे। तो इनका चल रहा था। बात पहुंचती है फिरोज शाह तुगलक तक की, और वो क्या करता है ना कि अब था तो अभी दिल्ली सल्तनत है, थोड़ी ताकतवर तो रहेगी कांगड़ा से। तो ये क्या कर सोचता है कि भाई ऐसा करते हैं, ये रूपचंद को तो थोड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ना। तो वो रूपचंद को हमला करने की सोचता है उस पर। बट रूपचंद जी ना वो सर्वगुण संपन्न थे, तो उन्होंने बोला यार माई बाप आप तो महान हो, राइट। तो संधि कर लेता है कुछ भी करके। और लगभग लगभग 1365 तक जो रूपचंद जी हैं वो शांत रहते हैं। और 1365 में क्या करते हैं ना, रूपचंद जी फिर से अपना जो अभियान है वो स्टार्ट कर देते हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि ये रूपचंद जी हैं, ये आए हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में अपना अभियान चला हुआ, इन्होंने लूटपाट ठीक मचा के रखी है, ठीक माल इकट्ठा कर रहा है। और इनको दिल्ली में देखो, ये रूपचंद भी हैं और दिल्ली में यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक भी है। फिरोज शाह तुगलक को अब आ गया गुस्सा कि यार मेरे साथ तो साला धोखा हो गया, हम लोगों को धोखा देते हैं, ये हमें धोखा दे रहा है। तो वो क्या करता है ना, वो रूपचंद के पीछे ना अभी क्या कहते कि इसका इलाज कर ही देते हैं। अब रूपचंद को पता लग गया कि अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो उसके अगेंस्ट में हो गया। कोशिश करी उसने संधि सुंधि करने की, हुआ नहीं। तो रूपचंद जी ने सोचा कि भैया माल लो और भागो। तो वो वापस जाने लग पड़ते हैं कांगड़ा की तरफ। अभी क्या है ना, ये कांगड़ा कश्मीर में एक और बंदा बैठा है, मतलब शहाबुद्दीन करके राजा। उसने उसने भी पूरी नज़र टिकाई हुई है कि बंदा ये माल लेके आएगा, मैं इसको रास्ते में लूट लूँगा। और उसने वैसा ही किया। रूपचंद जी सामान लेके जा रहे हैं और शहाबुद्दीन आता है, रास्ते में हमला करता है और रूपचंद जी से जो है सारा सौदा पत्ता लूटता है, माल लेके चला जाता है कश्मीर। और रूपचंद जी बेचारे रह गए खाली के खाली, और वो खाली हाथ पहुँचे कांगड़ा में। अब पीछे से आ रहा है फिरोज शाह, ठीक है। अब फिरोज शाह आ रहा है दिल्ली से, वो इसको इनको चेज़ कर रहा है लगभग 1365 के करीब। और यहाँ पे रूपचंद जी को बेचारे को, उनको दूसरी टेंशन है यार कि साला मेरा सामान लूट के लेके चला गया वो। तो फिरोज शाह क्या करता है कि ये एज ए हिंदू, तो हिंदुओं के तो खिलाफ ही था ये। तो ये कांगड़ा में पहुंचता है और कांगड़ा में जाके ये ब्रजेश्वरी माता जी का मंदिर तोड़ता है। कांगड़ा जो भी है, रूपचंद जी का जो है उसको लूटा लाटा उसने, मंदिर तोड़े। फिर उसके बाद इसको एक पता लगता है कि ज्वाला जी एक हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है। तो ये फिर बंदा जाता है ज्वाला जी की तरफ, ज्वाला जी में जाता है। फिर ये देखता है कि ज्वाला जी में यार हमसे कैसे ज़्यादा वो हो सकते हैं। तो ये वहाँ पे पुस्तकालय है, उसको देखता है। पुस्तकालय की किताबें, पुस्तकालय था ज्वाला जी में ना, एक पुस्तकालय हुआ करता था लगभग। तो वहाँ से ये क्या करता है कि किताबें कुतुबें लूटता है, लगभग 1300 किताबें ये संस्कृत की। तब तब 1365 में 1300 किताबें, देखो आप बोलते हो ना कि हमारी संस्कृति में क्या है, तो देखो एक पुस्तकालय में इतनी किताबें थी तभी। किताबें लूटता है, उनको लूट के ले जाता है। उसका फ़ारसी में अनुवाद करता है और एक बंदे से अनुवाद करवाता है जिसका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी। तो ये बंदा जो है वो बुक ट्रांसलेट, जितनी भी संस्कृत की किताबें थी उसको फ़ारसी में अनुवाद करता है। और जो अनुवाद करता है उस किताब का नाम रखते हैं दलाइए फ़िरोज़ शाही। इतना बुरा था ना ये फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसने ज्वाला जी में आया, इसने मंदिर तो तोड़ा, इसने गौ मांस के साथ, बोलते हैं कि इसने गौ मांस के साथ मूर्तियों को खंडित किया।
और जहाँ पे जो वहाँ पे जो ब्राह्मण बैठते थे उनके गले में छोटे छोटे पैकेट डाल के, जैसे ताबीज़ डालते हैं ना, वैसे डाल के उनको उनको शर्मिंदा करने के लिए इतना उतनी हरासमेंट करी थी उसकी। तो ये तो था फिरोज शाह तुगलक। हिमाचल के संदर्भ में इसका कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि फिरोज शाह तुगलक कब आया, इसने मतलब हमला कब किया, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर कब तोड़ा, 1365 के करीब इसने तोड़ा है। ज्वालामुखी को किस की किताबें लूट के कौन ले गया, ये ले गया। फिरोज किताब जो है फिरोज शाह दिलाइए फिरोज शाही किसने लिखी है, अनुवाद किसने की है, तो वो इजुद्दीन खालिद खानी हो गया। ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अभी देखिए बात है लगभग ये कांगड़ा है, और यहाँ पे 1375 में एक राजा बनते हैं, राजा संघार सिंह या सहारा सिंह। दिल्ली में अभी तुगलक हो रहा है बुड्ढा, और उसके गांव में उसके घर में ही थोड़ा प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है कि सत्ता संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। अब इसका एक लड़का है नसीरुद्दीन करके। अब नसीरुद्दीन को भी अभी डर लगा कि यार ये मेरे इनमें क्या है ना कि सत्ता संघर्ष है, अगर आप विदेशी आक्रांताओं का रिकॉर्ड देखोगे तो कोई किसी को मार के ही बनता है, भाई भाई को मार के ही सत्ता हथियाते हैं। तो उसको भी डर हुआ और वो भाग के आ गया कांगड़ा। कांगड़ा में तब जो राजा हैं वो है संहार सिंह, संहार चंद। तो यहाँ पे ये लगभग 1387 86 के करीब आता है, और एक डेढ़ मतलब 1-1.5 साल यहाँ पे रहता है। और 1388 के करीब जब तुगलक बेचारा फिरोज शाह तुगलक को मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये 1390 या 99 के करीब ये वापस चला जाता है दिल्ली, वहाँ पे बन जाता है जाके शासक। हालांकि बहुत ये नप्पड़ सा शासक था, बड़ा ज़्यादा निपुण नहीं था, कुछ खास तुगलक वंश में उसके बाद हुआ नहीं। पर खैर, रूपचंद के बारे में फिर उस उनके टाइम में तो कुछ इतिहास नहीं मिलता है, बट उनके बाद में लगभग एक नाटक लिखा गया उनके कुछ जो उनके सक्सेसर थे, एक माणिक चंद थे, उन्होंने एक नाटक लिखा धर्मचंद एक राजा के बारे में, जिसमें उन्होंने रूपचंद जी के बारे में लिखा। 1562 के करीब ये जो है नाटक लिखा था। तो माणिक चंद, ऐसा बोल सकते हैं कि रूपचंद का विवरण जो है वो किस नाटक में मिलता है, तो माणिक चंद द्वारा लिखित नाटक धर्मचंद में रूपचंद जी का विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तुगलक की। तो ये आप ये नोट्स में डाल दूंगा, लगभग वही है जो हमने पढ़ा था। ये किसी को चाहिए होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। कुछ नहीं है यार, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई क्लासेस का कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी। उसके बाद बात करते हैं तैमूर की। तैमूर जो है ना वो भी एक लुटेरा ही था, और लगभग 1390 के बाद, लगभग 1398 या 1399 के करीब वो दिल्ली में लूटपाट करता है। फिर वो आता है, उसको जाना है, फिर वो ये क्यारदा जो हमारे सिरमौर के इलाके से होता हुआ नालागढ़ आता है। और नालागढ़ में जो राजा है, हिंदूर नाम हुआ करता था नालागढ़ का, तो उसका राजा आलमचंद है, वो उसकी मदद करते हैं। और फिर ये नूरपुर की तरफ आता है, फिर पठानकोट में ये तैमूर जो है वो लूटपाट करता है, और उसके बाद चला जाता है जम्मू की तरफ चला जाता है, मतलब ऊपर नॉर्थ में चला जाता है। एक्चुअली ये कांगड़ा आना चाहता था, बट रास्ते में कांगड़ा थोड़ा ऑफ साइड पड़ता था, तो ये कांगड़ा नहीं आ पाया, बट फ्लो में फिर ये जम्मू चला गया। अभी देख लेते हैं क्विकली। कांगड़ा है, 1390 में यहाँ के राजा हैं मेघचंद, और लगभग 1398 के करीब जो है तैमूर जो है वो शिवालिक पहाड़ियों वाले क्षेत्र में आके लूटपाट करता है। एक रियासत है हिंदूर, उसके राजा हैं आलमचंद, नालागढ़ जो है बेसिकली, और वो कर रहे हैं तैमूर की मदद। जब तैमूर क्यारदा वैली में एंटर हुआ, तो वहाँ के एक लोकल राजा थे रतन सिंह। तो तैमूर ने बोला होगा कि मेरी जो भी है तो वो स्वीकार करो या कुछ ऐसा जैसा, तो ये बंदा ना मतलब ये माना नहीं, ये लड़ाई करा रतन सिंह जी ने। हालांकि हार गए, लेकिन फिर भी वो तैमूर से लड़े थे। तैमूर फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी तैमूर जो है वो है ना, लूटना है, आगे चलना है, लूटना, ये एक मतलब एक घुमंतू टाइप का वो था। तो ये देखो, पहले दिल्ली से आता है, दिल्ली से क्यारतब में जाके ये लड़ता है रतन जी से। उसके बाद ये जाता है नालागढ़ हिंदूर में, आलमचंद इसकी मदद करता है। फिर ये चला जाता है होशियारपुर, वहाँ पे रुकता है थोड़ा सा,
और ये वहाँ होशियारपुर से जाना चाहता है कांगड़ा, बट ये चला जाता है नूरपुर में, धमेरी में बेसिकली। नूरपुर तो बाद में इसका नाम रखा, तो धमेरी में जाके ये वहाँ पे लूटपाट करता है। फिर ये पठानकोट चला जाता है और पठानकोट से ये सीधा जम्मू की तरफ चला जाता है। बट कांगड़ा ये नहीं आ पाता है। बट अगर पूछोगे कि तैमूर के टाइम में कांगड़ा के राजा कौन थे, तो थे हमारे मेघचंद जी। तैमूर के टाइम में हिंदूर के राजा कौन थे, आलमचंद। क्यारत्या दून क्षेत्र में राजा कौन थे, रतनचंद। ठीक है, किस रियासत ने तैमूर की सहायता करी थी वो करी थी हिंदूर। हिंदूर का अभी आधुनिक नाम क्या है, नालागढ़। ठीक है, तो इतना सा तो हो गया। यहाँ तक हमारा जो है तुगलक भी ख़त्म हो गया और हमारा जो तैमूर लंग है वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी मुग़ल वंश की। ठीक है, चलिए मुग़ल वंश की बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ तो ऐसा देखते हैं, मुग़ल वंश की बात करते हैं। मुग़ल वंश से पहले, जब मुग़ल वंश जो स्टार्ट होता है वो होता है 1526 के करीब। उससे पहले था वो लोधी वंश था, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी आपने सुना होगा। कुछ खास हिमाचल के संदर्भ में है नहीं, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। बात शुरू होती है उज्बेकिस्तान से, जगह है फरवाना। वहाँ पे एक बंदा पैदा होता है जिसका नाम है बाबर। ठीक है, अब बाबर बचपन से ही थोड़ा वो है, सपने उसके अच्छे हैं, आकांक्षा महत्वाकांक्षी है, और वो अपना जो क्या है कि क्षेत्र का करना चाहता है विस्तार। आते आते अब इंडिया के बारे में तो सभी ने सुना है, तो ये क्या है कि पाकिस्तान में है अभी जगह बजौर का किला, वहाँ पे आके क्या करता है कि आक्रमण करता है, बजौर के किलों में को कर लेता है, अपने को कब्जे में कर लेता है। भारत में दिल्ली सल्तनत में बैठा है इब्राहिम लोदी, और इसके जो है ना कि अपने ही जो हैं इसको गिराने के चक्कर में है। तो इसका एक अपना है आलम खान लोदी या दौलत खान लोदी, ये है। और एक हमारे महाराणा सांगा है, राणा सांगा है, तो ये इनके शत्रु है। तो ये क्या करते हैं कि अभी ये सोचते हैं कि बाबर जो है वो लूटपाट करने के चक्कर में है, तो ये बाबर को बुलाते हैं कि भैया तुम इसको हरा दो और मदद करो। तो बाबर भी मान जाता है, और बाबर क्या आता है और सीधा दिल्ली की तरफ तैयार हो जाता है इसको इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने के लिए। तो हिमाचल में जब वो आता है, कांगड़ा क्रॉस करता है, तो एक जगह आती है मटौर करके। तो मटौर में जब बाबर आ रहा होता है तो वहाँ पे एक चौकी डालता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल के संदर्भ में। फिर वहाँ से आगे बढ़ के फिर 1526 में जो है पानीपत की तो लड़ाई हो जाती है, जिसमें जो बाबर इसकी जो इब्राहिम लोदी है वो मारा जाता है। तो इतनी सी स्टोरी है। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी मारा गया, और वहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पे मुग़लों का राज आ जाता है। ठीक है, तो हिमाचल के संदर्भ में ये बोल सकते हैं कि बाबर ने कहाँ पे चौकी बनाई थी, तो बोल सकते मतलब मटौर कांगड़ा में उसने चौकी बनाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्वेश्चंस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं अभी क्या होता है ना कि जब बाबर है, अब बाबर आ गया 1526 में दिल्ली में, और 1530 के करीब बाबर की हो जाती है मृत्यु। लड़का है उसका हुमायूं। हुमायूं बनता है राजा 1530 में। लगभग ठीक चल रहा है हुमायूं, तो लगभग 4-5 साल तो हुमायूं वहाँ पे रहता है। फिर हुमायूं भी सोचता है यार मैं भी थोड़ा विस्तार करूँ, तो फिर ये 2 युद्ध लड़ता है, और ये शेरशाह सूरी वॉज रियली वेरी पावरफुल। तो 1539 और 40 में एक तो ये चौसा का युद्ध होता है इसका हुमायूं के साथ, शेरशाह सूरी का, और एक होता है 1440 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अब शेरशाह सूरी क्या करता है कि हुमायूं को भगा देता है, और हुमायूं को भगा के और दिल्ली सल्तनत में आ जाता है शेरशाह सूरी। अब 1540 में लगभग हुमायूं को इसने दिल्ली से निष्कासित कर दिया है। हुमायूं भी लगभग 2 साल इंडिया में घूमता है, देखता है यार कुछ नहीं है, और शेरशाह सूरी पीछे चल रहा है इसको, तो इसको अभी डर है कि ये शेरशाह सूरी इसको मार देगा। तो ये क्या करता है कि सोचता है कि मैं ईरान चला जाता हूँ। पर ईरान जाने से पहले ये मतलब अभी पाकिस्तान में है, अमरकोट में एक हिंदू राजा हुआ करते थे, उनके पास अपनी बीवी जो कि गर्भवती थी उसको छोड़ता है, और फिर ये चला जाता है ईरान। और
वहीं पे जो अकबर का जन्म होता है अमरकोट में, अमरकोट के राजा के यहाँ पे। और ये बंदा चला जाता है ईरान, और ये एक वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि ये कब वापस आएगा। ठीक है, हिमाचल के संदर्भ में यहाँ पे कोई कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, बट और अभी हुमायूं चला गया है वहाँ, और दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। और लगभग ये 1555 तक रहता है सूर्यवंश। सो 40 10 50 15 का साल ये सूर्यवंश या सूर्यवंश रहता है दिल्ली में। अभी चलिए आगे चलते हैं। और हुमायूं के कार्यकाल में कुछ हिमाचल में कोई ऐसी घटना है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो या क्वेश्चन में आए। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि फिर जो सूर्यवंश शेरशाह सूरी अब विस्तार करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो सिकंदर शाह जो है उसका एक भतीजा है, उसको पंजाब का गवर्नर बना देता है। एक बंदा आता है खावज खान, उसको पहाड़ी क्षेत्र का जिम्मेदारी देता है। ठीक है, हालांकि ये कांगड़ा को नहीं जीत पाते हैं, बट जो भी पहाड़ी क्षेत्र थे उसको उसकी जो जिम्मेदारी है, जीतने की जिम्मेदारी तो ये खावज खान को दे देता है, बट पहाड़ी क्षेत्र की जो बागडोर है ये दूसरे बंदे को देता है जिसका नाम था हामिद खान ककार। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। हामिद पहाड़ी क्षेत्र की बागडोर हामिद खान ककार को देता है, और खावज खान को इसने पहाड़ी क्षेत्र जीतने के लिए बोला था। तो क्या सिकंदर शेरशाह सूरी कांगड़ा किले को जीत पाया था? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या है ना कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है लगभग 1545 में। पुत्र बनता है उसका इस्लाम शाह बाद में, वो भी मर जाता है लगभग 1553 के करीब। अब हुमायूं बैठा है ईरान में, उसको क्या है कि उसने स्टार्ट कर दिया है कि अभी शेरशाह सूरी वंश जो है कमज़ोर हो गए, तो वो दिल्ली की तरफ या भारत की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब तक हुमायूं के पास एक अच्छा सेनापति आ गया है जिसका नाम है बैरम खान। उसका लड़का जो है वो भी लगभग ठीक 11 12 13 साल का हो गया है, अकबर बड़ा हो गया है। अब ये लोग वापस करते हैं दिल्ली आने की तरफ, दिल्ली की ओर करते हैं कूच। और अफ़गानों की जो सेना है, जो शेरशाह सूरी बेसिकली तो अफ़गान ही थे ना, तो इसका जो नेतृत्व करता है सिकंदर शाह, जो पंजाब का गवर्नर था, क्योंकि पंजाब क्रॉस करके ही आना है दिल्ली में, राइट। और इसकी तरफ से जो करता है वो करता है मुग़लों की तरफ से जो इसका नेतृत्व बैरम खान। लड़ाई होती है, बैरम खान ये मतलब हुमायूं तो फुल पावर के साथ आ रहा है ना, अभी तो ये हरा देते हैं इसको, सिकंदर शाह को। और सिकंदर शाह भाग के चला जाता है हिमाचल में। तो ये बंदा हिमाचल में चला जाता है नूरपुर में, नूरपुर रियासत में। वहाँ के राजा हैं भक्तमल, और ये मुग़ल भी पीछे पीछे चले हुए उसको पकड़ने के लिए कि यार छोड़ना नहीं है ये बंदा, मतलब ना इसने हुमायूं को भगाया था, मतलब इनके वंशजों ने, तो ये नहीं छोड़ना, मतलब अकबर भी होगा साथ में। तो जी फिर ये नूरपुर में पहुंचते हैं, और नूरपुर में क्या है ना कि वहाँ के राजा भक्तमल इसको दे देते हैं शरण, क्योंकि अच्छे रिलेशन थे 15 20 साल से, लगभग 15 साल से सेंट्रल शेरशाह सूरी वंश चला हुआ है। तो उसका कुछ एक किला भी बनाया था शेरशाह सूरी के बेटे ने हिमाचल में, तो उसकी वजह से अच्छे रिलेशन थे। तो ये बंदा जो है जो सिकंदर शाह चला गया भक्तमल के पास, भक्तमल ने दे दी शरण, और पीछे से आ गए मुग़ल। तो सिकंदर शाह ने तो मांग ली माफ़ी, और उसको माफ़ी कर दिया, और उसको भेज दिया वापस बंगाल। भक्तमल को नहीं माफ़ किया, उसको बोला भाई ऐसे नहीं होगा, कल को तो तू और परपेट्रेटर्स होंगे, उनको भी ऐसे ही करेगा, तो शरण देगा। तो फिर क्या करता है कि बैरम खान उसको क्या करता है कि पकड़ के ले जाता है लाहौर, और लाहौर में जाके बोलते हैं कि बैरम खान ने भक्तमल जी को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो फिर हमारा ये आ ही गया, अकबर आ गया। और सिकंदर शाह जो है वो नूरपुर में इसलिए गया था, उसने शरण इसलिए ली थी क्योंकि शेरशाह सूरी का जो बेटा था उसने वहाँ पे किला बनाया था, मकौट का किला जो उसमें बनाया था, और अच्छे रिलेशन थे, इसकी वजह से वो वहाँ पे गया। चलो जाना भी चाहिए, जिसकी जितनी लिखी है उतनी है। बट भक्तमल बेचारा ऐसे ही रगड़ा गया ना, मजाक मजाक में ही, उसने तो शरण ही दी थी, उसकी क्या गलती थी, है ना। पर चलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर अकबर की बाद में बात ही करते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।